नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेकेंड कोल्ड वॉर पे और उसमें भारत, चीन और अमेरिका के क्या आयाम होने वाले हैं। ये तीनों अलग अलग लड़ने वाले हैं या इन तीनों में से कोई दो गुट एक होकर के तीसरे से लड़ने वाला है। ये आगे की परिस्थितियों को डिसाइड करने वाले हैं और आने वाली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और विश्व के जितने भी प्रेसिंग इश्यूज हैं, जो की इश्यूज हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर का प्रोलिफरेशन, साथ ही साथ टेररिज्म, अब तो उसमें पैंडेमिक भी जुड़ गया है कि पैंडेमिक के लिए कंट्रोल होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को तय करेंगे। तो अमेरिका के हम इनकी बात कर रहे हैं नायल फर्ग्यूसन की। ठीक है, ये अमेरिका के रिनाउंड हिस्टोरियन हैं, साथ ही साथ ये हूवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं और इन्होंने ही आज से 2008 के पहले, मैं आपको शुरुआत से स्टोरी बताता हूं। देखिए, सन 1995 1 जनवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन WTO का निर्माण हुआ। गैट इसके पहले हुआ करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, और गैट को रिप्लेस करते हुए, क्योंकि गैट में एक खामी ये थी कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स आते थे, यहाँ पे सर्विसेज नहीं आती थी, सेवाएं नहीं आती थी, तो भारत का IT सेक्टर तो यहाँ पे कुछ कर ही ना पाता। इसलिए WTO को एक होलिस्टिक बनाया गया जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, सारी चीज़ें, और आपके जितने भी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन चाइना इसमें नहीं था। अब चाइना में आपको याद होगा कि 1980s के बाद मैंने कई बार ये बताया है कि डेन शॉपिंग के नेतृत्व में वहाँ पे तेजी से उन्होंने क्या किया कि जितना भी उनका पोर्ट एरिया था, जो चाइना पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड पे बसा हुआ है, हमने मैपिंग भी की है, उसमें हमने देखा है कि ईस्टर्न एशिया पे चाइना का पूरा दबदबा है। तो ईस्टर्न साइड पे चाइना के जितने भी पोर्ट्स हैं, वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना करके और चाइना के गांव से लेबर को बुला बुला के उनको वहां पे टेम्पररी तौर पे रख करके वहां से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती थी उनका एक्सपोर्ट्स चालू किया गया, जिसकी वजह से आज चाइना जो चाइना है वो बनकर के तैयार हुआ। सन 2000 आते आते चाइना ने दिमाग लगाया। चाइना का दिमाग का खेल समझिएगा कि 1991 में USSR का विघटन हो चुका है और चाइना देख रहा था कि USSR कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा है। USSR ने कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स की थी, जैसे सबसे पहले तो 1945 में जब USSR उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं था, फिर भी वो लगातार अमेरिका से लड़ने के लिए उसने लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब फंड अपने लगातार वेस्ट करते चला गया। अफगानिस्तान में उसकी एंट्री हो, चाहे वो स्पेस वॉर हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो, या वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो, जितनी भी चीज़ें हैं, रशिया ने बेधड़क पैसे खर्च किए और अपने देश का ध्यान नहीं दिया, अपने देश की फंडामेंटल सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया, अपने नागरिकों का ध्यान नहीं दिया और अपनी इकोनॉमी का ध्यान नहीं दिया। तो उसका विघटन हो गया। चाइना ने तो कभी माना ही नहीं था कि कम्युनिस्ट मूवमेंट खत्म हो गई और चाइना ये सब देख रहा था। डेन शॉपिंग का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि अपने सही वक्त आने का इंतजार करो। जब तक तुम्हारा सही वक्त ना आ जाए, जब तक तुम्हें यह ना महसूस हो जाए कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि अब तुम दुनिया से लड़ सकते हो, तब तक चुपचाप अपनी गति से अपनी तरक्की के लिए काम करते चलो। तो आज वो सही वक्त आ चुका है या आने वाला है, इसीलिए चाइना इतना ज्यादा आपको जो उसका एग्रेशन दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो 2000s में अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति का नाम आप में से कोई मुझे बताए, ये वही समय है जब 9/11 का अटैक हुआ था। तो चाइना की एंट्री करा दी WTO में। चाइना को जितने भी वेस्टर्न नेशंस थे उनको ये लगा, ये वही समय है, देखिए 1999 और 1997, ये दो घटनाएं हैं, 1997 और 1999। तो आपको पता है कि हांगकांग और मकाऊ चाइना के हिस्से में नहीं है। हांगकांग बेसिकली ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था और 1997 में चाइना ने इससे एक 50 साल का एग्रीमेंट करके कि हांगकांग की हम आज़ादी को बनाए रखेंगे, उसकी एक ऑटोनॉमी को बनाए रखेंगे, 50 साल के एग्रीमेंट पे हासिल कर लिया। इसको ख़त्म तो 2047 में होना था, लेकिन ये तो 2020 में इसके पर्क उतर दिए शी जिनपिंग ने। और सेम वही हाल है मकाऊ के साथ। मकाऊ बेसिकली पोर्चुगीज की कॉलोनी था और मकाऊ को इन्होंने 1999 में हैंड ओवर किया था चाइना को। ये पोर्चुगीज की कॉलोनी था। मैं मकाऊ की बात कर रहा हूं, दोनों एक सिटी स्टेट हैं और बहुत ही ज्यादा डेवलप है एशिया में, पूरे यूरोपियन मॉडल पर ये बने हुए हैं। अब इसके साथ क्या होना है, वैसे मकाऊ में तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है चाइना को, और यहाँ पे बेसिकली हैन चाइनीज ही यहाँ पे ज्यादा बसे हुए हैं, तो यहाँ पे इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। अब 2000 में जब चाइना WTO में आ गया तो उसको WTO की जो फ्री ट्रेड थी उससे बहुत फायदा मिला।
चाइना क्या करता है कि चाइना जब भी उसके व्यापार में नुकसान हो रहा होता है तो वो फ्री ट्रेड की बात करेगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करेगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा, और जितने भी लेसेस फेयर पॉलिसी है सारे मतलब वो कानून आपको बता देगा। लेकिन यदि आप चाइना में जाकर के यही चीज करना चाहो तो वो नहीं करने देगा। वो विवश करता है अमेरिकी एमएनसीज को या वेस्टर्न देशों की एमएनसीज को, जैपनीज एमएनसीज को, कि आप अपने यहाँ की जो भी टेक्नोलॉजी है, जो सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, वो हमसे शेयर कीजिए, वरना हम आपको काम ही नहीं करने देंगे। तो ये चाइना का खेल है। 2008 तक क्या था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई थी, तो ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं, ये प्रोफेसर साहब नायल फर्ग्यूसन, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, इनके लेख आप पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये दरअसल इनका पूरा एक इंटरव्यू है जिससे मैं बना करके ये लाया हूं, आप इनको देखा करिए, सुना करिए, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, और बेसिकली अमेरिका के ये रिनाउंड हिस्टोरियन हैं, काफी इनके लेख हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपको मिलेंगे। तो इन्होंने एक टर्म क्वाइन किया था चिमेरिया, इसको आप चाइना प्लस अमेरिका के नाम से पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये टर्म था क्या, देखिए 1970s में आपको पता है कि पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान पर्दे के पीछे काम कर रहा था, और अमेरिका के हेनरी किसिंगर, ये भारत का नंबर 1 शत्रु था, जो कि उस समय के प्रेसिडेंट निक्सन, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि निक्सन ने ही अमेरिका का जो गोल्ड के साथ डॉलर का रिलेशन था उसको अनटाई करने का काम किया था। और ये वही निक्सन है जो भारत का सबसे बड़ा विरोधी था, इसने इंदिरा गांधी को विच बोला था, ओके, चुड़ैल। सो रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर, इन दोनों ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ संबंध बना लिए। हेनरी किसिंगर का क्या मानना था कि चाइना के साथ अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है और इससे हम यूएसएसआर को पटकनी दे सकते हैं। लेकिन आज इसका अपोजिट हो चुका है। अब इनका पूरा का पूरा जो वक्तव्य है हम उस पर देखते हैं, इन्होंने कहा क्या। हैज चिमेरिया ओवर नाउ, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये चाइना प्लस अमेरिका के जो गुड डेज थे, गुड गाला डेज थे, वो खत्म हो चुके हैं। तो इन्होंने कहा हाँ, ये खत्म हो चुके हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से इसका खत्म होना चालू हो गया, क्योंकि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए। देखिए चाइना की आज इकोनॉमी है 14 ट्रिलियन पे, ठीक है, और अमेरिका की इकोनॉमी है 21 ट्रिलियन पे। मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, इसमें पीपीपी मॉडल पे नहीं बता रहा, पीपीपी पे देखेंगे तो सबसे आगे चाइना है। अब 2008 तक क्या हुआ करता था कि ये जो चाइनीज इकोनॉमी, जो आज आपको आधे से भी ज्यादा दिख रही है अमेरिकन इकोनॉमी का, मतलब अमेरिकन इकोनॉमी का 2/3 आज चाइना हो चुका है, ये केवल 1/4 हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं जंप कैसे मारी है, 25% से सीधे 70% पे जंप मार दी चाइना ने अमेरिका के कंपैरिजन में। तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसके बाद जो वेस्टर्न पार्ट्स थी वो धीमे धीमे करके कमजोर होती चली गई, यूरोजोन की क्राइसिस आ गई, तो यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से बैठ गया, तो उसके बाद से ये रिलेशनशिप ओवर होने लगा था। धीमे धीमे अमेरिका को समझ में आने लगा था, और 2015 आते आते, 2015 वो समय है जब ओबामा का सूर्योदय जो था वो अस्त हो रहा था और ट्रंप साहब का सूर्योदय हो रहा था, तो ये पूरी तरीके से डेड हो गया। और आगे देखिए क्या लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के साथ ही इसका फ्यूनरल शुरू हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि चाइना ने कैसे उनसे फ्री ट्रेड करके इस चीज का लाभ उठाया, और कैसे चाइना के साथ यूएस का इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। तो चाइना और यूएस ये दोनों एक दूसरे के मेजर पार्टनर है। मैंने आपको कहा था कि अगर चाइना के एक्सपोर्ट्स पे चाइना को चोट पहुंचानी है तो दो चीजों को होना पड़ेगा, यूएसए उनके ऊपर कड़े सैंक्शंस लगाए और कड़े ट्रेड टैरिफ वॉर लगाए, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी यही करे, थोड़ा बहुत जापान भी कर सकता है। अगर ये तीनों पावर मिलकर के चाइना को सबक सिखाना चाहें तो अभी शी जिनपिंग अपने घुटनों पे आ सकते हैं। लेकिन इसमें सबकी अपनी अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, सबके अपने संबंध होते हैं। अब जापान में तो आप देख ही रहे हैं, अभी सुगा उनके नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो देखिए अब वो क्या करते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आ चुके हैं, ये कहना है प्रोफेसर साहब का, और इनका कहना है कि यूएसए ने चाइना को एक खतरे के रूप में अब स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, ये एकदम सच है। यूएसए की पॉलिसी दोस्तों अब बहुत ही ज्यादा एंटी चाइना हो चुकी है। भले यूएस और चाइना एक दूसरे से फाइनेंशियली जुड़े हुए हों, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और हाई एंड टेक्नोलॉजी जिसमें सेमीकंडक्टर्स आते हैं, माइक्रोचिप्स आती हैं, जो किसी भी मशीन का, एक टीवी से लेकर के एक हेलीकॉप्टर, एक एरोप्लेन तक का जो ब्रेन होती है, उसमें इनकी लड़ाई हो चुकी है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में याद रखिएगा, जो बेसिकली चिप्स होती हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला रहे हो, इसको बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री ताइवान के पास है, और ताइवान ने अभी हाल ही में एक फैक्ट्री यूएसए में लगाई है। तो यूएसए इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में इनका मानना है कि बीजिंग भी रिटेलिएट कर रहा है, मतलब अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। जी हाँ, जवाब दे रहा है। लेकिन चाइना ने एक मिस्टेक कर दी, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना ने एक मिस्टेक कर दी है
शी जिनपिंग के नेतृत्व में उन्होंने जो अपना मिशन 2025 बताया कि हमें इस समय तक तो हम दुनिया के बादशाह बन जाएंगे, हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। मतलब चाइना भी अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। तो कन्फ्रंटेशनल ये जो स्ट्रेटजी है, ये पूरे के पूरे पश्चिमी देशों से लड़ने की, जापान से लड़ने की, इंडिया से लड़ने की, साउथ चाइना सी में लड़ने की, जो भी आपके आसियान देश हैं, या अफ्रीकी देशों को डराने धमकाने की, यूरोपीय देशों को डराने धमकाने की, ये बहुत जल्दी शुरू कर दी। इसलिए चाइना ने एक गलती की। अब हम देखते हैं कि ये सेकंड कोल्ड वॉर अगर हो रही है तो इसका विश्व पर क्या असर पड़ेगा, विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आज की जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स हैं, इनको तो चाइना से हटना पड़ेगा। बेसिकली क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि ये एक ऑथोरिटेरियन रिजीम के अंदर तो काम ही नहीं कर सकती। सच्चाई है, अथॉरिटेरियन रिजीम आज जो चाइना की है, ये कोरोना वायरस आने के बाद से पूरी दुनिया तंग हो चुकी है। आपने देखा कि भारत ने भी धीमे धीमे डीकपलिंग चालू कर दी। भारत की सरकार ने प्रोडक्शन बेस्ड लिंक्ड एक स्कीम लाई कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, या जो आप फार्मा के प्रोडक्ट्स एपीआई मंगाते हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इन पे हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। तो भारतीय कंपनियों के लिए प्रोत्साहन है, भारतीय बिजनेसेस के लिए प्रोत्साहन है। तो ये सप्लाई चेन आज चाइना से हटेंगी। ये आसियान के देशों में भी जा सकती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि ये ज्यादातर वियतनाम में जा रही हैं और कुछ बांग्लादेश में भी जा रही हैं। और हमने जापान वाले वीडियो में देखा था कि जापान जो है वो अपनी एमएनसीज को बांग्लादेश और भारत में आने के लिए भी कुछ सब्सिडीज दे रहा है, उनको जो उनका लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कर रहा है। तो अगर भारत आज इस मूवमेंट को, पूरा का पूरा मोमेंट को गेन कर ले या ग्रैब कर ले, सीज कर ले, तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का मालिक बन सकता है। हो सकता है कल को आपको जितनी भी चीजें हैं वहां पे मेड इन इंडिया दिखाई दे। लेकिन ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, इसके लिए आज से 5 से 10 साल की कड़ी मेहनत चाहिए। और फिर आपको इकोनॉमी पर ही ध्यान देना पड़ेगा, फिर आप बाकी इश्यूज को छोड़ना आपको पड़ेगा। आज बहुत से कंट्रीज हैं जिनको अपनी साइट्स चुननी पड़ेगी। देखिए, जब पहला कोल्ड वॉर हुआ था तो आप सभी को पता है कि विश्व 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। एक आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसमें ईस्टर्न यूरोप के देश थे और रशिया इनका मालिक था, और दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसमें अमेरिका इनका मालिक था, मतलब इनका लीडर था, और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे। उस समय भारत ने तो नैम अडॉप्ट कर लिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत पहले कोल्ड वॉर में तो न्यूट्रल था, लेकिन अब उसको एक साइड लेनी पड़ेगी। साइड क्यों लेनी पड़ेगी इसको समझिएगा। चाइना के खिलाफ तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की आप अथॉरिटेरियन रेजिम को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। चाइना के साथ आपने संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाइना ने हमेशा आपके पीठ पे छुरा भोंका है, ये सच्चाई है। चाहे नेहरू को ट्रीट करने को लेकर के हो, चाहे राजीव गांधी के समय पे हो, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हो, चाइना हमेशा से हमारा शत्रु रहा। और प्रधानमंत्री मोदी तो 6 साल से यही कोशिश कर रहे थे कि चाइना के साथ मित्रता कर लो, पाकिस्तान को साइडलाइन कर लो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, उसकी कोई रेलेवेंट वो रह ही नहीं जाएगा फिगर। लेकिन देखिए चाइना ने क्या किया। शी जिनपिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कितना भी झूला झुलाओ या आप कितना भी आप उनको ममलपुरम में आकर के वहां के मंदिर दिखाओ, तो उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई तो यही है। चाइना ने एक क्लियर मैसेज भेजा है लद्दाख पे। प्रोफेसर साहब का कहना है कि चाइना ने एक क्लियर मैसेज भेजा है नई दिल्ली को, लद्दाख पे, कि यदि तुम यूएसए के साथ ऐसी फ्रेंडशिप जारी रखोगे तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और वी आर द बॉसेस ऑफ एशिया, मतलब चाइना कह रहा है कि एशिया में अपने आप को तुम बॉस मत समझो, मैं ही यहाँ का बॉस हूं। क्योंकि चाइना इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज है कि इंडिया के साथ हमारा जो मित्र देश है इकलौता भूटान, इन दोनों ने बीआरआई से अपने आप को बाहर रखा है। और भूटान के तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है चाइना के साथ। चाइना कोशिश बहुत करता है, लेकिन अच्छा है कि भारत ने अभी तक इस चीज को रोक के रखा है। तो इंडिया इकलौती ऐसी मेजर पावर है एशिया में जो कि चाइना का एक अल्टरनेटिव दे सकता है। अब देखिए पूरे के पूरे एशिया में बहुत सी पावर्स हैं, है ना। अब आसियान जो देश हैं आपके छोटे छोटे, या साउथ एशिया के जो देश हैं, वो चाइना और इंडिया में से किसी एक को नहीं चुन सकते। वो दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों से फायदे उठाएंगे। जो भी छोटे देश होते हैं, हर देश की अपनी एक नेशनल एजेंडा होता है, एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है। नेपाल जो आप देख रहे हैं, नेपाल कुछ भी प्रो इंडिया प्रो और एंटी इंडिया नहीं है। नेपाल चाइना को जाकर के कहता है कि मेरी ये बात मान लो वरना मैं इंडिया के साथ चला जाऊंगा, इंडिया से आके कहता है मेरी ये बात मान लो वरना मैं चाइना के साथ चला जाऊंगा। तो वो तो इंडिया और चाइना का गेम खेल के अपना फायदा उठाता है। भाई उसे उधर से रेल मिल जाएगी, उधर से ले लेगा, इधर से रेलवे लाइन मिल जाएगी, इधर से ले लेगा, उसका क्या नुकसान है, वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो इन खबरों को लेकर बहुत इमोशनल मत हुआ करिए, ये खबरें ऐसे ही चलती हैं। नेपाल की हिम्मत ही नहीं है कि वो भारत के साथ संबंध बिगाड़ दे। अरे 90% उसका ट्रेड से लेके सब कुछ यहीं से होता आ रहा है, वहां के लोग ही विद्रोह कर देंगे।
उनके जो रिलेशन इंडियंस के साथ हैं वो चाइनीज के साथ हो सकते हैं क्या? चाइना तो कभी वहां पे था ही नहीं, वो तो तिब्बत को एक्वायर कर लिया उसने, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन तो ईस्ट में बसी हुई है। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। चाइना की जो वोल्फ वॉरियर की डिप्लोमेसी है, वोल्फ वॉरियर का मतलब यहां पे ये हुआ कि मैं अकेला एक लोन वोल्फ हूं, ओके, मैं यहाँ पे एक लौता भेड़िया हूं और मुझसे ज्यादा यहाँ पे पावरफुल कोई नहीं है। अब इस डिप्लोमेसी की वजह से ये पूरी तरीके से बैकफायर कर गई, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज थे जैसे यूके ने यही सोचा था 1997 में जब हांगकांग को हैंडओवर किया था, और पश्चिमी देशों ने यही सोचा था कि हांगकांग जो है वहां की डेमोक्रेसी और वहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ को देख करके चाइना में भी ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, चाइना वाले रेवोल्यूशन कर देंगे, वहां की जनता इन सारी चीजों की मांग करेगी। 2000 में जब अमेरिका ने जोड़ा था चाइना को, तो उसको भी यही लगा था कि चाइना में डेमोक्रेसी आ जाएगी। अमेरिका का अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि डेमोक्रेसी लेकर के आओ, कम्युनिज्म को खत्म करो। अरे वियतनाम में 20 साल 25 साल की लड़ाई भी इसी नाम पे लड़ ली, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और ऊपर से जो इन्होंने ताइवान के खिलाफ किया, लगातार वहां पे मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, और हांगकांग के साथ किया, उसके बाद तो जो न्यूट्रल कंट्रीज थे और जो सिंपैथेटिक थे चाइना को लेकर के, जर्मनी और यूके, ये भी इसके विरोध में हो गए। चाइना बहुत तेजी से आइसोलेट हो रहा है पश्चिमी देशों में, ये सच्चाई है। हालांकि नॉर्थ कोरिया, रशिया, पाकिस्तान और बहुत से कंट्रीज हैं, ईरान को भी आप गिन लो, जो आज उसके साथ हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आखिरी में रशिया चाइना एक्सिस के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि रशिया और चाइना आज इतने ज्यादा क्लोज हैं जितने ये इतिहास में कभी नहीं थे। 1200 ईस्वी के बाद से आप इतिहास को अगर नजर डालेंगे तो मैं आपको बताऊं, गेंगिस खान, चंगेज खान ने सबसे पहले रशिया के एक बड़े हिस्से पे, ये मंगोलिया में था, तो बीच में मंगोलिया पड़ता है, ऊपर रशिया पड़ता है, नीचे चाइना पड़ता है, ये रशिया हो गया, ये मंगोलिया हो गया, ये चाइना हो गया। तो उसने मंगोलिया से आधे रशिया पे राज किया और लगभग पूरे चाइना पे राज किया। मंगोल में आपके चंगेज खान के बाद एक राजा हुआ था कुबलई खान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, इसी के समय पे मार्को पोलो इसके साथ में था। तो कुबलई खान ने पूरे के पूरे चाइना को भी जीत लिया था, लगभग सारे चाइना को जीत लिया था, इनकी ईस्टर्न सिविलाइजेशन को जीत लिया था। अब आप उसमें कहो कि तिब्बत का क्षेत्र तो नहीं था, तो भाई वो तो कभी रहा ही नहीं, वो तो ऑटोनॉमस क्षेत्र था। यही चीज ये प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि आज रशिया और चाइना एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हैं कि वो कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं था। और हेनरी किसिंगर, जिनका मैंने आपको नाम बताया, जो एनएसए थे प्रेसिडेंट निक्सन के, उनका जो मानना था कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं और सोवियत को काउंटर कर सकते हैं, वो तो एकदम से अब गड़बड़ हो चुका है और चाइना नया एयर बन चुका है यूएसएसआर का। ठीक है, रशिया के साथ जो सिचुएशन है वो अब उस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंस हो चुकी है उसकी चाइना को लेकर के, क्योंकि देखिए रशिया ने कोशिश बहुत की अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करने की, लेकिन रशिया ऐसा कर नहीं पाया। इसमें अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब जब रशिया ने कुछ भी हासिल करने की कोशिश की, अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश की है। रशिया वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना करके रखना चाहता है, क्योंकि रशिया ही गेम में था हमेशा। रशिया का इतिहास रहा है, अमेरिका तो 1900 के बाद आया, 1900 के पहले तो अमेरिका को कोई जानता भी नहीं था। अगर आप 1500 से 1900 तक का इतिहास उठा के देखोगे तो आपको यूरोप में एक बड़ी पावर रशिया मिलेगा। रशिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी बड़ी पावर था, लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन जो देश हैं वो अमेरिका के साथ आगे बढ़ गए। तो अमेरिका का भी इसमें बहुत रोल रहा कि कैसे उन्होंने पूरा बर्बाद किया रशिया को, वहां पे यूएसएसआर का विघटन किया, एक के बाद एक सैंक्शंस लगाते चले गए, आज भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। और इससे पुतिन मजबूर हो गए कि वो शी जिनपिंग को एक्सेप्ट करें बिग बॉस के रूप में। हालांकि पुतिन ऐसा चाहते नहीं है, ये बात यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, और ये रिलेशनशिप जो है कन्वीनियंस का है, ये परमानेंट नहीं है, ये केवल अमेरिका को डिफीट करने का है, जो कि उन दोनों का कॉमन शत्रु है। मैंने आपको कल अपने लेक्चर में जो रेनमिनबी वर्सेस यूएस डॉलर वाला था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे चाइनीज युआन का 25% जो रिजर्व है वो रशिया के पास है। तो आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि रशिया और चाइना कितने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। अब देखिए, भारत का और फ्यूचर की मैं बात कर लेता हूं, तो भारत को इसमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत आज यूएसए के बहुत नजदीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंडिया और यूएस इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं एक दूसरे से कि इनको तो अब एक अपना, बस ये आप मान के चलिए कि ये नाटो की तरह कोई अलायंस ना बन जाए। क्वाड के बारे में आपने सुना ही है, मैंने इस पे लेक्चर भी बनाया है, फिर डिस्कस करूंगा जब इसका प्रॉपर एक फंडामेंटल रूप बन जाएगा। तो क्वाड की पहली मीटिंग होने वाली है, और अमेरिका, लाइक माइंडेड कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका अमेरिका, इंडिया, ये चार जो देश हैं मिल करके ये चाइना के खिलाफ वर्क करने वाले हैं। तो इसमें फ्यूचर में जो कुछ भी होगा हम जरूर देखेंगे। एक आपका पूरा का पूरा गुट अमेरिका के साथ इंडिया का बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते या जो बाइडेन चुनाव जीते, आना उनको इंडिया के पास ही है, क्योंकि इंडिया के साथ उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आकर के कन्वर्ज होते हैं। हम उनके नेचुरल अलाय हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी वही डेमोक्रेसी, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, वही रूल ऑफ लॉ है जो अमेरिका में है। वो चीज चाइना उनको कभी नहीं दे सकता, इसलिए अंततोगत्वा उनको आना हमारे ही पास है।
तो ये रही इस लेक्चर की समाप्ति। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। ये लेक्चर कैसे लगा इसे जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।